So hello everyone, welcome to Learn with GG. Today in this video we are discussing the regulations of the gluconeogenesis. ठीक है. So दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे कैसे चलता है, कैसे होता है. ठीक है, कौन से स्टेप होते हैं, कौन सी एंजाइम इन्वॉल्व होती है उसमें. एक सवाल ये रह गया था कि बॉडी ये प्रोसेस को कब ऑन करती है और कब ऑफ करती है. ठीक है, इसके कुछ एक्टिवेटर्स होंगे, इनहिबिटर्स होंगे, है ना. तो अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस हमेशा चलती रहेगी तो क्या बॉडी का ग्लूकोज का जो लेवल होगा वो एबनॉर्मली हाई हो जाएगा, है ना. और अगर बिल्कुल नहीं चलते तो फिर जो फास्ट में जो ब्रेन को ग्लूकोज कैसे मिलेगा, है ना, क्वेश्चन आता है. तो आज हम समझेंगे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस की रेगुलेशंस. ठीक है, कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का रेगुलेशन कैसे होता है, मतलब कैसे उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, कैसे हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं उनके एंजाइम्स को, है ना. और स्पेसिफिकली हम क्या देखेंगे कि टू मेन जो स्टेप्स होते हैं, जो कि होता है एलोस्टेरिक रेगुलेटर और एक होता है हार्मोनल रेगुलेटर. ठीक है, अभी पहले हम पार्ट 1 देख रहे हैं जिसे हम देख रहे हैं कि एलोस्टेरिक रेगुलेशंस. ठीक है, तो ये दोनों एमएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये. तो नोट्स रेडी करो और हम चलते हैं वीडियो की तरफ. तो पहले हम एक छोटा सा रिकैप कर लेंगे, जैसे कुछ मिनट्स में, 1 to 2 मिनट्स में ही हो जाएगा. जैसे पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो हमारी एंजाइम है, ये है हमारी पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम. ठीक है, ये ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करती है किसको, पायरुवेट को, है ना. माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये प्रोसेस. फिर उसके बाद में वो मैलेट बनता है, मैलेट शटल से बाहर आके ओए में कन्वर्ट होता है. फिर पेप कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम जो होती है पेप में कन्वर्ट कर देती है ना. यही हमने देखा था. फिर उसके बाद हमने देखा था कि फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज जो एंजाइम होती है साइटोसोल में होती है. जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में करती है कौन, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज, जो कि साइटोसोल में होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस की एंजाइम सेकेंड, है ना. तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, एक रेट लिमिटिंग स्टेप है. फिर उसके बाद में क्या आता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो एंजाइम होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में होती है ना. तो ये क्या करती है कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन करती है ग्लूकोज के अंदर में, और फिर उसके बाद वो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में रिलीज कर देती है वो फ्री ग्लूकोज को. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि रेगुलेशंस जो होता है मेन इन्हीं 4 एंजाइम्स पर होती है. ठीक है, जो रेगुलेशन है मींस जो रेस्ट्रिक्शन लगती है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को हमने चलाना है या नहीं चलाना है. ठीक है, ऑन रखना है ग्लूकोनियोजेनेसिस या हमें ऑफ करना है उसे. तो ये चीज जो होती है ये डिपेंड करती है यही 4 एंजाइम्स के ऊपर में. अब कैसे होती है, जैसे स्पेशली ये होता है कि जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है ये वाली, और जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज एंजाइम है, ये 2 एंजाइम बहुत ज्यादा मेन होती है. ठीक है, यही 2 एंजाइम क्या करती है, रेगुलेशंस के एक मेन टारगेट है यही दोनों. और ये कॉन्सेप्ट दिमाग में फिक्स कर लो तो पूरा लेक्चर इसी के अराउंड घूमेगा. अब हम आ जाते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशंस पर. ठीक है, ये रेगुलेशन का सबसे फास्ट मैकेनिज्म है. कोई जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा, कोई हार्मोनल सिग्नल यहाँ पे नहीं होगा. डायरेक्टली जो एंजाइम्स है इन्हीं एंजाइम पर मॉलिक्यूल्स बाइंड करेंगे और इसी की वजह से वो तुरंत इफेक्ट होगा, या तो इनहिबिट हो जाएंगे या तो एक्टिवेट हो जाएगा पाथवे. ठीक है, तो अब वो कैसे होता है हम ये देखते हैं. तो सबसे पहले ये होता है कि हमने ये एंजाइम्स लिखी है, ये एक्टिवेटर्स है, ये इनहिबिटर्स है. ये एक्टिवेटर क्या करेंगे, जब इन एंजाइम पर जाके बाइंड करेंगे ना, तब ये एंजाइम्स जो होंगी एक्टिवेट हो जाएगी और अपना काम ग्लूकोनियोजेनेसिस जो कर रही है वो वैसी की वैसी करेगी. ठीक है, लेकिन अगर ये इनहिबिटर्स होंगे प्रेजेंट और अगर ये जाके इन एंजाइम्स पर बाइंड करेंगे, तब ये जो एंजाइम्स होंगी ये इनएक्टिव हो जाएंगी, मीन्स ये अपना काम नहीं करेंगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस को ऑफ कर देंगी. ठीक है, ये लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस को ऑन करेंगे और ये ऑफ कर देंगे. अब हम देखते हैं कि ये कैसे चलता है. जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है उसको एक्टिवेट करेगा एसिटाइल कोए और इनहिबिट करेगा एडीपी. देखते हैं. यहाँ पे पहले आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि एसिटाइल कोए क्यों एक्टिवेट करेगा. अब यहाँ पे आप फोकस करेंगे अगर कि हम बात करें ग्लूकोनियोजेनेसिस की, मीन्स हमको क्या करना है, ग्लूकोज का एक नया फॉर्मेशन करना है. ठीक है, एक नया ग्लूकोज बनाना है हमने. क्यों बनाना है, क्योंकि बॉडी में रिक्वायर्ड है ग्लूकोज की. ग्लूकोज नहीं है हमारे पास में, इसलिए तो हम ग्लूकोनियोजेनेसिस चला रहे हैं ना. अगर हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस चलाना पड़ने की जरूरत अगर पड़ रही है तो आपने भी सुना होगा कि जब हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है तो हमारी बॉडी जो होती है ना
वो फैट से एनर्जी लेना शुरू कर देती है। अगर नहीं होगा हमारी बॉडी में एनर्जी, तो हमारी बॉडी कहाँ से यूज करेगी एनर्जी? अब वो मर तो नहीं जाएगी। अगर आप एक दिन खाना नहीं खा रहे हैं तो आपकी बॉडी मर थोड़ी जाएगी, है ना। आपकी बॉडी में जो एनर्जी का स्टोरेज फॉर्म होता है वो कौन होता है? वो ग्लाइकोजन होता है ना। ग्लाइकोजन होता है, फैट्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा इस प्रोसेस में कि जो फैट्स होते हैं ना, उन फैट्स का डिग्रेडेशन होगा। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो ये जो हमारा एसिटाइल कोए था, है ना, ये एसिटाइल कोए कहाँ से आया और ये क्यों एक्टिवेटर की तरह काम किया? अगर हम सिर्फ ये एक एसिटाइल कोए को समझ लेंगे तो हमें ये पूरे एक्टिवेटर और पूरे इनहिबिटर समझ में आ जाएंगे। हम करते हैं किसका? फैटी एसिड का डिग्रेडेशन। मतलब क्या? जो फैटी एसिड की जो चेन होगी, लॉन्ग चेन होगी, उसका डिग्रेडेशन मीन्स उसको तोड़ के हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स में उसे हम तोड़ देंगे और उससे फिर हमें एनर्जी आएगी। अब वो कैसे आएगी? वो ऐसे आती है कि जब हम फैटी एसिड का डिग्रेडेशन करते हैं वो होता है इवन चेन ऑफ फैटी एसिड का डिग्रेडेशन। मतलब पाल्मिटॉइल कोए जो होता है उसका डिग्रेडेशन होता है। वो 16 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये 16 कार्बन का मॉलिक्यूल जो होता है, जब इसका डिग्रेडेशन होता है, स्टेप बाय स्टेप होती है ये प्रोसेस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन पहले आपको थोड़ा ओवरव्यू हम दे देते हैं। वो ऐसे कि जब 16 कार्बन का जो होता है मॉलिक्यूल, उसका जो ब्रेकडाउन होता है दो कार्बन में होता है। और 2 कार्बन कौन है? एसिटाइल कोए। कभी भी आप याद रखिए कि एसिटाइल कोए के पास में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं, है ना। 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है एसिटाइल कोए। पाइरुवेट जो है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, लेकिन एसिटाइल कोए जो है वो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है ना। अगर से फैटी एसिड का डिग्रेडेशन बॉडी में चल रहा है, मतलब उस बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है। फैटी एसिड का डिग्रेडेशन हुआ, 2 कार्बन में हमारा एसिटाइल कोए रिलीज होता चला आया, ठीक है। वो रिलीज होता जाएगा, तो जब वो रिलीज होगा तो वो इस एंजाइम पे आके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। अब सेल के अंदर में एसिटाइल कोए है, वो तो रिलीज हो गया, है ना। तो सेल में जो एसिटाइल कोए होता है वो आके इस एंजाइम पे बाइंड करता है। ये एंजाइम ऑलरेडी सेल में है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में एंजाइम ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है, ठीक है। जब कब ये एक्टिव फॉर्म में आएगी? जब एसिटाइल कोए जो होगा इसे आके एक्टिवेट करेगा, है ना। ये एक्टिवेट करेगा तो ये एक्टिव हो जाएगी। एसिटाइल कोए क्या करता है? यहाँ पे आके बाइंड कर जाता है, इस एंजाइम पे सिंपली आके बाइंड करेगा और इसको एक्टिवेट कर देगा। अगर ये एक्टिवेट हो जाती है तो पाइरुवेट से ऑक्सैलोएसिटेट का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सैलोएसिटेट से मैलेट का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पे एंजाइम लगेगी मैलेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। फिर मैलेट शटल से मैलेट बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, और फिर मैलेट से ऑक्सैलोएसिटेट का फॉर्मेशन होगा, और फिर ऑक्सैलोएसिटेट जो होता है वो पेप कार्बोक्सिकाइनेज एंजाइम के थ्रू पेप में फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। कौन है ये? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में ये फॉर्मेशन हो गई किसकी? पाइरुवेट की। ये गया बाईपास रिएक्शन। अब ये बाईपास होके पेप बन गया, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में कौन आया था? एक्टिवेटर एसिटाइल कोए आया था। अब यहाँ पे इनहिबिटर भी आएगा। अगर से बॉडी के अंदर में पहले ही ग्लूकोज की स्कार्सिटी है, ठीक है, एटीपी तो है ही नहीं, एनर्जी नहीं है, इसलिए तो हम ग्लूकोनियोजेनेसिस को चला रहे थे, है ना, ताकि हमें न्यू ग्लूकोज मिल जाए। अब बॉडी में एडीपी भी होगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी नहीं है, ठीक है, एनर्जी बिल्कुल नहीं है, तो एडीपी होगा, एएमपी होगा, है ना। तो एडीपी जो होता है वो आके इससे बाइंड कर जाता है कि ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग पाथवे है, तो इसको मत चलाओ। एडीपी पहले ही, मतलब हमारे पास में एटीपी नहीं है, ऑलरेडी एटीपी नहीं है, जितनी एनर्जी है उतनी ही रहने दो, और ज्यादा ग्लूकोनियोजेनेसिस मत चलाओ, ताकि अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस आप और भी चला दोगे, मतलब इसको आके इनहिबिट नहीं करेगा एडीपी या एएमपी, तो ये प्रोसेस ऐसे ही एसिटाइल कोए रिलीज होता जाएगा फैटी एसिड डिग्रेडेशन से, और यहाँ के बाइंड होता जाएगा, तो ये एक्टिवेट रहेगी और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे चलता चला जाएगा, ठीक है। बॉडी के अंदर में जब एटीपी बिल्कुल नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, तो एडीपी आके इस पे बाइंड कर जाएगा, कि बोलेगा कि नहीं, ये बहुत ज्यादा एटीपी कंज्यूमिंग पाथवे है, इसको मत चलाओ। अगर इसको चलाओगे तो जो एडीपी के फॉर्म में जो हमारे पास एनर्जी थोड़ी सी भी प्रेजेंट है वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। एडीपी का काम ये होता है, ये हो गया इसका इनहिबिटर। अब जो पेप कार्बोक्सिकाइनेज है, इसका एक्टिवेटर कोई नहीं है, ठीक है, और एडीपी सेम काम करेगा जैसे यहाँ पे किया है। अब जो फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज जो एंजाइम आती है, उसके एक्टिवेटर कौन हो जाते हैं? एटीपी और सिट्रेट। अब क्यों? अब ये कहाँ से आए? ये वहां से आए जब फैटी एसिड का डिग्रेडेशन हुआ, तो एसिटाइल कोए 2 कार्बन के जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज होते चले गए, ठीक है। ये रिलीज हुआ तो ये पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम पे जाके बाइंड कर गया और इसको एक्टिवेट कर दिया, है ना। अब अगर एसिटाइल कोए बहुत सारे रिलीज होते चले जा रहे हैं तो क्रेब्स साइकिल भी चलेगी, जाहिर सी बात है ना। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास में ऑक्सैलोएसिटेट ऑलरेडी प्रेजेंट है, होता ही है, ठीक है। तो उस ऑक्सैलोएसिटेट से क्या ये एसिटाइल कोए बहुत सारा है तो ये उससे बाइंड नहीं करेगा ना। ये सिट्रेट सिंथेज एंजाइम से कंबाइन कर जाएगा ऑक्सैलोएसिटेट से और क्रेब्स साइकिल चलाना शुरू करेगा। सिट्रेट का फॉर्मेशन हो गया, सिट्रेट का फॉर्मेशन हुआ तो पूरी क्रेब्स साइकिल चल गई, पूरी क्रेब्स साइकिल चली तो एटीपी और जीटीपी हमें मिल जाएंगे, है ना। तो अगर एटीपी मिल गया और सिट्रेट भी बन गया क्रेब्स साइकिल के चलने से,
तो ये एक्टिवेटर की तरह काम करेगा किसमें, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज के लिए। अभी हम देखते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज पे आकर कौन बाइंड कर जाएगा, एटीपी और सिट्रेट। अगर वो लोग बाइंड कर गए तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि इनके इनहिबिटर्स कौन है, तो एएमपी एडीपी सेम काम करेंगे जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि ऑलरेडी एनर्जी तो सेल में बिल्कुल नहीं है और ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप्स होती है ना। तो ये एडीपी और एएमपी आकर इन एंजाइम से बाइंड कर जाएंगे और कहेंगे कि अब जरूरत नहीं है, आप लोग मत चलाओ ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस, ठीक है, इनहिबिट कर देंगे इन्हें आके। फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट भी आके इसे इनहिबिट करेगा। अब क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो एंजाइम हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में थी, ठीक है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, फॉस्फेटेज एंजाइम है जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन ग्लूकोज में करती है ना। तो अब वो कैसे करती है, तो अगर से आपकी बॉडी के अंदर में बहुत ज्यादा ग्लूकोज कम है, ठीक है, फास्टिंग का टाइम है या अगर स्टार्वेशन का टाइम है, आपके पास बिल्कुल ही बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, तब जाके ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगी कि भाई ग्लूकोज तो बहुत खत्म हो गया है, हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फ्री ग्लूकोज को हमने एनवायरमेंट में रिलीज करना पड़ेगा, ताकि और भी मसल्स है और भी जो ऑर्गन्स है, दूसरे जो ब्लड है, आरबीसीज है, उन्हें ब्रेन जो है उन्हें किसकी जरूरत है, उन्हें फ्री ग्लूकोज की जरूरत है, ठीक है। अब अगर हम देखें इसके इनहिबिटर कौन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज का, तो वो है हाई ग्लूकोज। जाहिर सी बात है, अगर से हमारी ब्लड के अंदर में बहुत सारा ग्लूकोज होगा, ठीक है, अगर हमारे बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोज होगा, एनर्जी है हमारे पास, ठीक है, ग्लूकोज है, तो क्या जरूरत है ग्लूकोनियोजेनेसिस चलाने की, ये सिंपली ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज पे जाके बाइंड कर जाएगा और ये इनहिबिटर की तरह काम करेगा। ऐसे हमारी प्रोसेस जो होगी वो रुक जाएगी और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो होगा उसका फॉर्मेशन फ्री ग्लूकोज में नहीं होगा। तो यही थी हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस की रेगुलेशंस। तो ये कौन सा रेगुलेशन, एलोस्टेरिक रेगुलेशन है।